हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका और ब्रिटिश के मंत्रिमंडल की तुलना करेंगे। तो दोनों की तुलना करेंगे। अमेरिका का मंत्रिमंडल और ब्रिटिश के मंत्रिमंडल में क्या भेद है, या दोनों एक जैसी शक्ति है, या किस तरीके से दोनों में संबंध है, ये सब एक जैसा कार्य है, एक जैसी शक्ति है, या फिर दोनों में भेद है, ये हम तुलना करेंगे। अमेरिका और ब्रिटिश के मंत्रिमंडल की तुलना। तो शुरुआत थोड़ा परिचय। अमेरिका में राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली समिति के रूप में जिस संस्था का उदय हुआ है उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। लेकिन कल हमने पढ़ा था कि अमेरिका में उदय हुआ था मंत्रिमंडल का। पहले अमेरिका में मंत्रिमंडल नहीं थे, लेकिन जैसे ही 4 मंत्रियों की उन्होंने सलाह लेना शुरू कर दिया, सीनेट ने सलाह देना बंद कर दिया और मुख्य न्यायाधीश ने सही ढंग से सलाह देने में कोई रुचि नहीं रखी, तो अमेरिका ने 4 मंत्रियों को लेकर सलाह लेना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे 12 मंत्रियों को रखा गया, विभाग सौंपा गया। ऐसे मंत्रिमंडल का उदय हुआ था। अब दोनों में तुलना हम करते हैं, लेकिन वस्तुतः इससे मंत्रिमंडल का नाम देना उचित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है और कैबिनेट या मंत्रिमंडल में इस शासन व्यवस्था के लक्षण होने चाहिए। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार के लक्षण विद्यमान नहीं है। अतः में लास्की के शब्दों में कहा गया है कि अमेरिकी मंत्रिमंडल की कल्पना उस नमूनों से कोई मेल नहीं खाती जिससे हम बहुत पुराने समय से यूरोप की प्रतिनिधि सरकार में देखने के अभ्यस्त हैं। अमेरिका मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक ही समानता बताई जा सकती है, और वह है कि ये दोनों ही संस्थाएं परंपराओं की देन है, संविधान या कानून व्यवस्था की नहीं। इसके अतिरिक्त इन दोनों संस्थाओं में भेद ही भेद है। इन दोनों संस्थाओं के भेद का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। यानी समानता तो एक ही है कि दोनों के परंपरा के रूप में ही आई। ब्रिटिश में भी परंपरा रूप में जैसे मंत्रिमंडल का उदय हुआ वैसे हुआ, और अमेरिका भी वो जो बैठक बुलाने लग गया, उनके परामर्श लेने लग गया राष्ट्रपति। तो परंपरा से जैसे लिखित रूप नहीं था उसमें, ऐसे ही उन्हें परंपरा के रूप में दोनों की एक ही समानता है, लेकिन भेद बहुत है। तो शुरुआत करते हैं। पहला अंतर या तुलना में मंत्रिमंडल के निर्माण में भेद, यानी अमेरिका और ब्रिटिश के मंत्रिमंडल और उसके निर्माण में भेद। अमेरिकी मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के निर्माण में उतनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया जा सकता जितनी स्वतंत्रता का उपयोग अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी मंत्रिमंडल तो ब्रिटिश में तो जो संसदात्मक व्यवस्था है, तो वो भी लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा प्रधानमंत्री, और वो राष्ट्रपति की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। लेकिन जो जीते हुए हैं उनको विभाग देना पड़ेगा, जो ज़्यादा वोटों से जीते, जो सीनियर है उनके हिसाब से वो देगा। और लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसा है कि वो मंत्रिमंडल अपने विवेक और खुद के शक्ति द्वारा वो करता है, इसलिए ये भेद है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करे। वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना या न करना चाहे, उनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। यानी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री तो जो दल के संपूर्ण मंत्रिमंडल है उनको शामिल करना पड़ता है, और
उनकी अपेक्षा नहीं कर सकता, उनको पद देना पड़ता है क्योंकि वो भी जीत के आए हैं उस दल से। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, कई व्यक्तियों को वो मंत्रिमंडल में शामिल करता नहीं है और जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। तो ये भेद है, अमेरिका के राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल है और ब्रिटिश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कम पावरफुल है। दूसरा है मंत्रिमंडल का कार्यकाल संबंधी, यानी मंत्रिमंडल के कार्यकाल संबंधी भेद भी देखे जा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है मंत्रिमंडल का कार्यकाल संबंधी भेद। यद्यपि सिद्धांतया यानी लिखित रूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मनचाहे परिवर्तन कर सकता है और उनके द्वारा मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को पदच्युत या पद से निकाल सकता है। यानी सिद्धांत के रूप में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को मनचाहे परिवर्तन यानी विभाग दूसरा विभाग दे सकता है। रेल मंत्री से उसको वित्त मंत्री से गृह मंत्री, कोई भी पद या विभाग दे सकता है। और कभी भी लिखित रूप है ये बच्चों, कभी भी पद से निकाला जा सकता है या पदच्युत कर सकते हैं। लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण साथियों को तब तक पदच्युत नहीं कर पाता जब तक कि ऐसा करने के विशेष कारण न हो। यानी लिखित रूप से तो है कि वो कभी भी किसी भी मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये है कि जो मंत्रिमंडल उनके जो मनमानी तरीके से वो पदच्युत नहीं कर सकता। यदि प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटाने में मनमानी करते हैं तो इससे उसका राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। उदाहरण के लिए लॉर्ड जॉन रसेल पामस्टर्न को 1851 में पदच्युत कर अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। अन्य भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल केवल कुछ ही सीमा तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन यानी वो पद उनको निकाले तो वो फिक्स कार्यकाल नहीं है कि उनको फिक्स 5 साल रखा जाएगा। उनको प्रधानमंत्री निकाल भी सकते हैं या पदच्युत कर भी सकते हैं। लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल पूरी सीमा तक राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है और ये बात मंत्रिमंडल के सर्वाधिक शक्तिशाली समझे जाने वाले सदस्यों के संबंध में भी सत्य है। यानी उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, तो उनका भी कार्यकाल फिक्स होता है। वो बीच में अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को नहीं निकाल सकता क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष रूप से जीत के आए हैं। तो ये थोड़ी सी भूमिका के पदच्युत नहीं कर सकता क्योंकि बहुमत वगैरह पारित करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे लचीला नहीं है, कठोर संविधान है। कहाँ पे? अमेरिका में। और ब्रिटिश में लचीला संविधान है, तो कैसे भी कानून बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मंत्रिमंडल की स्थिति में भेद, यानी ब्रिटिश और अमेरिका के मंत्रिमंडल की स्थिति में भेद। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करता है। ब्रिटिश में ध्यान रखना, प्रधानमंत्री इस बात के लिए बाध्य है कि वह सभी विषयों पर मंत्रिमंडल से परामर्श ले और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किए जाते हैं। यानी ब्रिटिश में मंत्रिमंडल से परामर्श, कोई भी बातों के लिए प्रधानमंत्री परामर्श लेने के लिए बाध्य होता है और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय जो नौकरशाही है, जो IAS RS वगैरह है, IPS, तो उनके लिए प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल की सहमति से ही ले सकता है। कौन? ब्रिटिश का प्रधानमंत्री। लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल तो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीनस्थ एवं संस्था है।
और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह इस संस्था का कितना और किस प्रकार से उपयोग करे। ब्रिटेन साझा बाजार की सदस्यता प्राप्त करें, ये ब्रिटेन मंत्रिमंडल का निर्णय था, लेकिन वियतनाम शांति समझौता और अमेरिका राष्ट्रपति का ऐसा निर्णय है जो उन्होंने व्यक्तिगत सहायक वर्ग की मंत्रणा के आधार पर किया और जिसमें मंत्रिमंडल के कोई भाग नहीं लिया। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं और अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के सहायक मात्र। यानी कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेता है वो मंत्रिमंडल की सलाह से लेता है, इसलिए उनकी स्थिति क्या है, जैसा मंत्रिमंडल कहे वैसे उनको करना पड़ेगा ब्रिटिश में। क्योंकि मंत्रिमंडल त्याग दे दे पूरा तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे ब्रिटिश में तो मंत्रिमंडल को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी ये मंत्रिमंडल के सदस्य उनके सलाह राष्ट्रपति नहीं लेता, वो सहायक है, उनके कार्य के लिए सहायक है, लेकिन सलाह बिल्कुल नहीं लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों देखते हैं कि मंत्रिमंडल स्थिति में भी भेद है कि अमेरिका के मंत्रिमंडल क्या है, सिर्फ वो पद पे बने हैं, पूरा कार्य वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। लेकिन ब्रिटिश में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों मिलकर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और दोनों, अगर मंत्रिमंडल मना करे तो खुद निर्णय प्रधानमंत्री नहीं ले सकता, लेकिन अमेरिका में मंत्रिमंडल सलाह दे तो भी मानना नहीं मानना राष्ट्रपति के खुद पे व्यक्तित्व पर डिपेंड है। चौथा पॉइंट है बच्चों, राजनीतिक सजातीयता का भेद, यानी राजनीतिक सजातीयता का भेद। इसमें ब्रिटेन में अब यह परंपरा भली भांति स्थापित हो गई है कि युद्ध या संकटकालीन स्थिति में तो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, लेकिन सामान्यतः परिस्थितियों में प्रधानमंत्री केवल अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है। इसके विपरीत अमेरिकी मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता नहीं पाई जाती और राष्ट्रपति विरोधी राजनीतिक दल के सदस्यों या दलीय राजनीति से अलग रहने वाले व्यक्तियों को उसकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब है, जब संकटकालीन, ब्रिटिश में संकटकालीन लगता है, युद्ध की स्थिति होती है, तो प्रधानमंत्री अपने निर्णय खुद लेता है, वो शक्ति राष्ट्रपति, वहां तो राजा है तो वो खुद ही शक्ति लेता है, लेकिन सामान्य काल में मंत्रिमंडल से पूछे बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन अमेरिका में अलग ही है, अमेरिका में उनके पसंद के चाहे सजातीय हो मंत्रिमंडल, फिर भी अमेरिका के मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातियां नहीं पाई जाती, उसमें तो सजातियां पाई जाती है। किसमें? ब्रिटिश में सजातियां नहीं, सभी जीत के आए हैं, सभी पावरफुल है मंत्रिमंडल, सबको विभाग दिया, लेकिन सबकी सैलरी वगैरह एक है। लेकिन अमेरिका में ये सजातियां नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पा सकती? क्योंकि राष्ट्रपति राजनीतिक दल के सदस्यों का अलग भी हो सकता है, मंत्रिमंडल जैसे कि अलग दल का और राष्ट्रपति अलग दल का हो सकता है, इसलिए उनके व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लेता है। यानी वो मंत्रिमंडल जब भी नियुक्ति करता है तो जो विशिष्ट योग्यता हो, उनका जान पहचान का हो, उनको वो मंत्रिमंडल में ले लेता है। लेकिन ब्रिटिश में हर किसी को मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ता है। अगर वो जीते हैं तो मंत्रिमंडल जब गठन करता है तो ज्यादा वोटों से या सीनियर है तो उनको लेना ही पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है बच्चों, मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में संबंध का भेद। व्यवस्थापिका में कौन आता है? संसद के दोनों सदन।
लोकसभा और राज्यसभा। तो मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में कैसे संबंध, इस संबंध में कैसे भेद है दोनों में? ब्रिटिश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहां पर मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका के अर्थात संसद से घनिष्ठ रूप से या घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री पद प्राप्त के बाद भी संसद के सदस्य रहते हैं, क्योंकि संसद में से मंत्रिमंडल लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे संसदात्मक व्यवस्था है, क्योंकि लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति लोकसभा में से ली जाती है, तो वहीं से वो चयन करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य कानून निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी ब्रिटिश में कानून जब बनाए तो मंत्रिमंडल ही कानून जैसे कहे वैसा संसद द्वारा बनाया जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा जो कहे वैसे ही संसद को कानून बनाना पड़ता है, क्योंकि वहां लचीला संविधान है। और संसद सदस्यों द्वारा मंत्रिमंडल पर दिन प्रतिदिन का और उसके साथ ही अंतिम राजनीतिक नियंत्रण भी रखता है, यानी संसद मंत्रिमंडल पर दिन प्रतिदिन उनके साथ अंतिम राजनीतिक नियंत्रण रखता है। हर बात के लिए जब तक 5 साल पूरे नहीं होते तब तक उन पर नियंत्रण संसद का रहता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मंत्रिमंडल और लोक सदन का कार्यकाल भी एक दूसरे की दया पर निर्भर है। मंत्रिमंडल लोक सदन को विघटित करवा सकता है और लोक सदन मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है, यानी एक दूसरे के दोनों पूरक है। मंत्रिमंडल त्याग पत्र दिया तो लोकसभा भंग हो जाएगी, और अगर संसद ने उनको पदच्युत किया, संसद का लोकसभा का कौन है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री उनको पद से हटा दिया तो फिर बाद में सब लोकसभा भंग हो जाएगी, मंत्रिमंडल भी भंग हो जाएगा। अमेरिका में शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इस कारण मंत्रिमंडल और कांग्रेस यानी संसद में परस्पर संबंध नहीं होता। शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, यानी सबके शक्तियों का पृथक्करण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां एक दूसरे के नियंत्रण और संतुलन नहीं है, सब अपनी अपनी शक्ति का यूज करेंगे, वहां ऐसी व्यवस्था है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण में भाग नहीं लेते और न ही मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर है। यानी जब कानून बनाए कांग्रेस यानी संसद कानून बनाए तो मंत्रिमंडल उसमें भाग नहीं लेता और मंत्रिमंडल का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर है, यानी लोकसभा भंग होगी तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे दिया सभी ने तो लोकसभा भी भंग हो जाएगी, मतलब प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया तो लोकसभा भी भंग हो जाएगी। छठा पॉइंट है बच्चों, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी भेद, यानी दोनों में सामूहिक रूप से कैसा भेद है, ब्रिटिश में सामूहिक रूप से कैसे है और अमेरिका में कैसे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिमंडल एक इकाई की भांति कार्य करता है और लॉर्ड मानने की भाषा में इसके सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। यानी ब्रिटिश में अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया तो मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना पड़ेगा, मंत्रिमंडल ने दे दिया तो प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा, तो सरकार भंग हो जाएगी। तो ये मालन कहा है कि ब्रिटिश में ये जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री एक दूसरे पर एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। वित्त मंत्री को विदेश विभाग के दुष्कर्मों का फल भोगना होता है, लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य नहीं करती। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अमेरिका में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का कतई पालन नहीं होता, यानी मंत्रिमंडल को हटा सकता है लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति वहीं पर बना रहेगा, वो त्यागपत्र नहीं दे सकता। उनका कार्यकाल 4 साल है, वो 4 साल पूरा करके ही रहेगा।
इसका एक उदाहरण राष्ट्रपति हार्डिंग के समय में कहा जा सकता है कि हार्डिंग मंत्रिमंडल के 3 मंत्री तेल संबंधी भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। इनमें से 2 पर फौजदारी मुकदमा चला और एक को जेल भी हुई, लेकिन इस कांड का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी वहां पे राष्ट्रपति या दूसरे मंत्रियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लास्की ने इसके बारे में कहा है कि अमेरिकी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के सलाहकारों की एक संस्था है। यह सहयोगी की एक ऐसी परिषद नहीं है जिसके साथ उसे कार्य करना और उसकी सहमति पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व है। लास्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल के राजनीतिक स्तर संबंधी भेद। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सदस्यता उन व्यक्ति को प्राप्त होती है जिन्होंने समस्त गंभीरता के साथ राजनीति को अपनाया हुआ है और जो एक लंबा तथा सफल राजनीतिक जीवन व्यतीत कर चुके हैं। ब्रिटिश राजनीति में कैबिनेट की सदस्यता सर्वोच्च राजनीतिक सफलता मानी जाती है और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को प्रधानमंत्री के समकक्ष ही होते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के समकक्ष राजनीतिक स्तर पर। सहयोग उसका साथ दे तो वह इस पद को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हुए या रखने वाले व्यक्ति मंत्री पद के बजाय सीनेट के सदस्य के इच्छुक है, क्योंकि वहां सीनेट की शक्ति ज्यादा है। अमेरिका में मंत्रिमंडल या मंत्री पद राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने की सीढ़ी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल वहां तो है, ब्रिटिश में तो मंत्रिमंडल रहा है, उसको भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल में रहा है, जरूर नहीं कि वो राष्ट्रपति बने। अमेरिकी मंत्रिमंडल राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्थान है। वस्तुतः अमेरिकी मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट की मूल धारणा के अनुरूप नहीं है, वरन इससे नितांत भिन्न है। मूल बात सिडनी टी वैली ने कहा है कि अमेरिकी मंत्रिमंडल को उस अर्थ में सरकार नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सरकार कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब मंत्रिमंडल, ब्रिटिश में मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे तो प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा, तो राजनीतिक भेद है उनका। और अमेरिका में मंत्रिमंडल त्याग पत्र या उनको निकाल भी दे तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुई बच्चों आज अमेरिका और ब्रिटिश के मंत्रिमंडल की तुलना। कल हम पढ़ेंगे फ्रांस का राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, कल फ्रांस का राष्ट्रपति कैसे, उनकी शक्ति कैसे है, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।